Good evening. Today is our 27th lecture and I'll be starting soon. Just wait for a minute or so that everybody joins. You can confirm me again. The presentation is visible and I'm audible clearly. If it is so, then we'll continue. Okay. So as I said, it is 27th lecture. Interest of astronomy course and basic sky observation program is to make you aware about your night sky, make you aware about basic astronomy, remove some shackles of superstition, and inculcate some scientific thinking in younger generation as well as those who are interested in learning this particular thing. So today we have approximately 10 students. Let's get into the first part. Today we'll be talking for approximately half an hour. This is all from the internet. This is lecture number 27. We will be covering only general topic today. This is your sky. So first answer to be given in chat box is how many of you have tried sky observation since our last two exam classes? एग्जाम क्लासेस के अलावा कितने लोगों ने रात के आसमान में स्काई देखने की कोशिश की? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट और क्या क्या देखा. अभी थोड़ा ऐसे ही जाना पड़ेगा हमें अगले तकरीबन 27 लेक्चर, 55 लेक्चर्स लेने हैं. ये 27 है तो और 28 लेक्चर बचे. 28 लेक्चर में आपको बार बार मैं याद दिलाऊंगा कि ऑब्जर्वेशन सीखने का क्लास है. तो आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. तो किसी ने भी आसमान में कुछ भी नहीं देखा? Who's there? निधि सब अटेंडेंस. आई सी टुडे अर्सा में. ओके. फुल मून देखा. तो फुल मून का स्पेशलिटी क्या था इस बार का? अविरत, व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ फुल मून? कल ही था ना. वो पिंक मून था, सुपर मून था, और अगली बार जो होगा वो भी इस. ओके. तो इतने लोगों ने इतना सब कुछ देखा. नाउ लेट्स गेट इनटू द बिजनेस. यहाँ पे आपको जितने कॉन्स्टिलेशन आपके स्लाइड में दिख रहे हैं उनमें से आपने रात के आसमान में अर्सा मेजर एक बच्चे ने देखा. बाकी लोगों ने क्या क्या देखे लिखे है जरा चैट बॉक्स में कि ये मैं देख चुका हूँ आसमान में कभी ना कभी. सम टाइम एटलीस्ट आई हैव सीन दिस कॉन्स्टिलेशन. लिखना पड़ेगा जल्दी जल्दी. कोई कुछ देखता ही नहीं आसमान. अभी बाकी लोग यहाँ कौन है? प्रद्युम्न, आर यू देयर? यस या नो लिखो. ठीक है ना? तो लिखो, बोलो प्रद्युम्न, तुमने इसमें से कुछ भी नहीं देखा आसमान में? तुम एस्ट्रोनॉमी का कोई कोर्स कर रहे हो, एफसीसी भी कर रहे हो, नॉर्मल क्लास भी कर रहे हो, बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हो मम्मी डैडी के. तो आप तो आसमान में कुछ ना कुछ तो देखते होंगे कि नहीं? तो लियो देखा है, अर्सा मेजर. ठीक है. आगे इधर इतनी सारी कॉन्स्टिलेशन मुझे दिख रही है. बाकी लोगों का क्या है? हुज प्रेजेंट हियर? दीपाली, दीपाली. ये ओम बनकर क्या कर रहा है? ओम बनकर लिखो क्या देखा. व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. आप तो सारे क्लास में प्रेजेंट रहते हैं और ऐसे ऑनलाइन के जो महीने में 250 क्लास होते हैं वो 250 क्लास में ओम बनकर प्रेजेंट रहता है. क्यों प्रेजेंट रहता है पता नहीं. कि गेम खेलने के लिए प्रेजेंट रहते हो क्या? एक साइड में क्लास ऑन कर दिया और बाजू में गेम खेल रहे हो, ऐसा कर रहे हो क्या? अभी जवाब ही नहीं आएगा. फिर 10 मिनट बाद जवाब आएगा जब. तो इतना देर क्या सो रहे थे क्या? ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ कब से, किसके लिए पूछ रहा हूँ? यहाँ निधि वो भी एग्जिस्ट करती है, ओम मानकर एग्जिस्ट करता है, मोटे, दीपाली, दीपाली मतलब तनुश्री, पूर्वा विषय. फिर कौन है? हम्म, हर्ष मोटे, अविरत है. और अब भी स्काई इज नॉट क्लियर. हर्ष मोटे एक एक करके याद आ रहा है.
तो आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके रिस्पॉन्सेज से। तो बहुत ज्यादा एनर्जी में वेस्ट नहीं करता हूँ। सर आई कांट सी एनीथिंग। नंबर बढ़ गया। ठीक है। कौन है इधर? अभी श्लोक आया क्या? श्लोक कुलकर्णी, आपको 9 बजने में कौन मत करो, माइक ऑफ रखो। तुम लोग को कोई माइक ऑन करने की बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग को टाइम में ज्वाइन करना है, ये मैं बता रहा हूँ। आप लोग कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे हो, क्लास ज्वाइन कर रहे हो। ओके। आपका टाइमिंग देखो क्या है, व्हाट्सएप में जाके देखो टाइमिंग क्या है क्लास का। चलो मैं ही खोल देता हूँ आप लोगों के लिए। अभी मैंने सबको पोस्ट किया था, क्या टाइम है? 21 है ना? तो 21 के पहले 5 मिनट ज्वाइन करने का। हाँ, आवाज आ रही है ना? सबको अच्छे से आवाज देखो चैट बॉक्स में। वॉइस ऑडिबल है ना? नेटवर्क का प्रॉब्लम है आज हमारे यहाँ। हाँ, अच्छे से। ठीक है, तो आवाज आ रही है, स्क्रीन भी दिख रहा है। मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि आप सबको टाइम पे आना है, मतलब 9 बजने में 5 मिनट पहले ज्वाइन करना। ठीक है। साल भर से यही बता रहे। Now we are going to, हमने थोड़ा ये डिस्कस किया कि आप कॉन्स्टलेशन देख रहे हो, उसमें से कितनी कॉन्स्टलेशन अपने आसमान देखने की कोशिश। आप इंटरेस्ट नहीं दिखा है तो मैं जाऊँ कुछ थेराटिकल टॉपिक क्योंकि भारत वर्ष में रहे है। मैं वॉइस इज ट्रैकिंग और ब्रेकिंग। लेट अस सी फिर ब्रेक हो रहा भाई। यस, सब लोग यस बोल रहे हैं भाई। बोलता नहीं है। तो 2 मिनट। अब पीपीटी दिख रहा है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। अभी एक बार देखो आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। किसने पहला मैसेज किया? पूर्वा ने शायद। यस, पूर्वा। थैंक यू। नाउ विल कंटिन्यू। जब भी बीच में आवाज का इशू आएगा बता दीजिए। नेटवर्क का इशू हमारे यहाँ चल ही रहा है। आज 2-3 क्लास कैंसिल की है। तो जब भी आए तो यू कैन जस्ट टेल। ओके, नाउ विल गो। आज हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको बोलते हैं नक्षत्र। ये देन है भारतीय सभ्यता यानी संस्कृति की पूरी दुनिया को, जिससे हम इक्लिप्टिक पे जो सूरज का या चंद्र का भ्रमण है, मतलब जो भी है, उसको हम एग्जैक्टली 12 की जगह 27 हिस्सों में बांट रहे हैं। और उसके हिसाब से हम लोग एक बड़े घड़ी की रचना कर रहे हैं जो 12 महीने की है। तो ऑब्वियस इस टाइप के घड़ी में हमको ये 27 नक्षत्र ढूंढने हैं। तो जो मोटा, थोड़ा ज्यादा लिस्ट काउंट वाला घड़ी हमको पता है, जिसको हम बोलते हैं राशि, जिसका कोई राशि भविष्य के साथ संबंध नहीं है प्रैक्टिकली, और कोई प्रूव भी नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे हम उसको कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपको पता है। तो मैंने रिसेंटली आपको एक एरीज मेष नाम की कॉन्स्टिलेशन सिखाई। और उस एरीज यानी जो भी है, एड़का मेंढा जो भी आप बोलेंगे, तो वो जो है उसको हमने आसमान में देखा। उसमें एक अल्फा एरिटिस था जिसका नाम था एरिटिस, मतलब एरिस कॉन्स्टिलेशन का योग तारा सबसे बड़ा वाला, जिसको अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा एरिटिस ये उसका विभक्ति है। तो अल्फा एरिटिस इज अश्विनी, जिसको इंग्लिश में HAMAL बोला जाता है। दैट हमाल इज अ योग तारा ऑफ अश्विनी नक्षत्र, जो भारतीय सभ्यता का पहला नक्षत्र है। ओके। तो ये अश्विनी आपके स्लाइड में दिख रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे कि उसी एरिस कॉन्स्टिलेशन में ही दूसरा नक्षत्र आता है जो है भरणी। तो भरणी नक्षत्र कौन है? 41 एरिस। मतलब अगर मैं आपको स्काई में पीछे लेके जाऊं और मान लू कि आपको ये मेरी स्लाइड अच्छे से दिख रही है, और ये स्लाइड में है क्या एरिस कॉन्स्टिलेशन? इसमें तो है ही नहीं। टॉरस दिख रहा है, एरिस छुप गया। अभी मेरे पास इसके अलावा कोई फोटो नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। फिर भी
कुछ चीज मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। यहाँ मुझे इस मोड में जाना पड़ेगा और यहाँ मैं आपको सर्कल मार के दिखाता हूँ, एक छोटा सा इंसर्ट शेप, ये है। और यहाँ पे ये एरिस आपका छुप गया है। इस ये सॉलिड बन गया। नो फील शेप फील, क्या क्या करना होगा, नो फील। हाँ, अभी भी लोग आ रहे हैं। तो मैं यहाँ था, सॉरी थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया जो आप देख रहे होंगे। आप आपके स्क्रीन पे जूम करके देख सकते हैं वो सर्कल। उसमें जो नीच ये एरिस कॉन्स्टिलेशन, मेष राशि, और उस मेष राशि में आपको सर्कल वाला जो पिछला सबसे तारा है वो 41 एरिडीज है। और इस 41 एरिडीज को भरणी भी बोला जाता है। तो ये मेष राशि में दो नक्षत्र आ गई। और उसके आगे का नक्षत्र जो है वो कृत्तिका है। कृत्तिका मतलब आपने सुना होगा, मेरे मुंह से हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि एक दो कॉन्स्टिलेशन है, जैसे ये आती है पर्सियस। ओके, वो पर्सियस को हम लोग जब शू फ्लावर बना रहे हैं तो उसका जो सेंट्रल पोर्शन निकलता है उसके सामने एक छोटा सा जो तुरा है, ओके, वो है कृत्तिका नक्षत्र, मतलब M45। और ये कृत्तिका नक्षत्र जो है उसमें हमको खुली आसमान में, तो ओपन क्लस्टर, खुले आसमान में नेकेड आई से हमें चार पांच तारे दिखते हैं। अभी आप बोलेंगे कि ये सारी चीज जब मैं दिखा रहा हूँ तो इसके साथ फोटो दिखाता तो अच्छा होता। नो, आज के लिए ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी हमको थोड़ा एंटरटेनमेंट मोड से थोड़ा पढ़ाई के मोड में जाना है। तो मैंने यहाँ पे आपको कॉन्स्टिलेशन राजीव गुप्ता सर ज्वाइन किया। एक मिनट, हाँ मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। राजीव सर, यस राजीव, आप ज्वाइन किए हैं, आर यू देयर? आपको मेरी आवाज आ रही है राजीव सर? सर आपका आवाज जो है स्ट्रिंग जैसा आ रहा है, वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत? बच्चे लिख रहे हैं, give me a second। लिख रहे हैं क्या बच्चे? नो, यहाँ पे नेटवर्क ठीक है राजीव सर। तो आपको मेरी आवाज आ रही है अभी ठीक से? अब क्लियर है सर। नाउ इट्स क्लियर। आप बहुत दिन बाद ज्वाइन किए तो आई वाज शॉक। इट्स ओके, यू कैन, यू आर जस्ट अटेंडिंग इट, करेक्ट? हेलो, ठीक है, वॉट एवर, आई विल ओके सर। कंटिन्यू। या तो हम बात कर रहे थे कृत्तिका नक्षत्र की, जो एक ओपन क्लस्टर है। M45 मतलब मेसियर ऑफ द 45 है, ऐसा हम बोलते हैं। आयुष बड़गुजर जी, ये क्या है नो ब्रेकिंग वॉइस, मतलब ब्रेक हो रही है वॉइस कि नहीं ब्रेक हो रही है? भाई कोई तो सपोर्ट करो मुझे, ब्रेक हो रही है वॉइस नहीं हो रही है? इट्स ब्रेकिंग, इट्स नॉट ब्रेकिंग, ऐसे लिखना है। वॉइस इज क्लियर, नाउ इट्स क्लियर, वाह। नो ब्रेक नो ब्रेकिंग, नॉट, ठीक है। हाँ, ठीक है, आज हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है, जो डॉक्टर पिकड़े सर ने बताया था कि उनको ये, मैं बोलता हूँ पढ़ते नहीं, आप लोग पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं, तो सर बोल रहे हैं कि मुझे कुछ किताबों के नाम बता ही दे। तो मैंने तो सबको मैं बताता रहता हूँ कि पिछले जो लेक्चर्स हुए हैं, 27 लेक्चर हो गए हमारे। इस 27 लेक्चर के पहले 5-6 लेक्चर्स में मैंने सारी किताबों की लिस्ट दी थी। आज मैं खुद वो गट्ठा लेके बैठा हूँ जो मैं पढ़ा हूँ। कितनी किताबें हैं यहाँ पे? एक 20 एक किताबें हैं। तो उसमें से जो मेरी फेवरेट 10 है उनके नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं ये किस्सा खत्म कर लूँ नक्षत्र वाला। आप भी बात कर रहे थे हम लोग कृत्तिका नक्षत्र की। अभी अगर आप आसमान या स्काई मैप्स रेगुलरली देख रहे हैं तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि पहले मेष राशि आई, उसमें आपको अश्विनी नक्षत्र दिखा, फिर आप आगे बढ़े, फिर आपको भरणी नक्षत्र, फिर आप आगे बढ़े तो कृत्तिका नक्षत्र उसी लाइन पे इक्लिप्टिक पे चल रहा है। फिर उसी लाइन पे आप देखेंगे कि रोहिणी मतलब अल्देब्रान, टॉरस कॉन्स्टिलेशन का ये बुल की जो आंख है रेड वाली, वो ये तारा है। अभी रोहिणी नक्षत्र जो है वो आता है टॉरस कॉन्स्टिलेशन में, बट एक एक ही नहीं आएगा। तो कृत्तिका और रोहिणी टॉरस कॉन्स्टिलेशन की दो नक्षत्र है। फिर आगे आते हैं मृगशीर्ष। मृगशीर्ष
मतलब जो मृग है आसमान में, वो ओरायन द हंटर। इंग्लिश स्टोरी अलग है, हिंदू माइथोलॉजी की स्टोरी अलग है। उसमें जो मृग है, उसके जो सर में छोटे छोटे दो तीन तारे दिखते हैं, वो मृगशीर्ष नक्षत्र है, जो मृग यानी ओरायन कॉन्स्टिलेशन में आता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मृग यानी ओरायन जो है, ये बेसिकली किसी भी राशि का कहीं भी हिस्सा नहीं। ओके, फिर भी उसमें वो तारा। तो इस तरीके से कुछ जगह पे हमारी जो सिस्टम है वो माइन्यूटली डिफर कर रही है, फिर भी नहीं बोले तो सटीकता से कहीं ना कहीं मैच होती है। मैं ये बताने की हमेशा आपको कोशिश करता हूँ कि वेन एवर आई एम सेइंग देयर इज सम नॉलेज डेवलप एंड फाउंड डिस्कवर्ड बाय आवर एंसेस्टर, इसके ऊपर कोई गर्व फक्र करने की बात नहीं है। सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि एडजस्टमेंट सब लोगों ने सब जगह किया था टू गेट द रियल क्रक्स नॉलेज। आगे आता है आर्द्रा, फिर आता है पुनर्वसु। अभी हो क्या गया है, हमने जेमिनी कॉन्स्टिलेशन अभी तक नहीं पढ़ा, हमने ओरायन कॉन्स्टिलेशन अभी तक नहीं पढ़ा, हमने टॉरस कॉन्स्टिलेशन अभी तक नहीं पढ़ा। तो मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो शायद आपको इतना मजा न आए। जबकि आर्द्रा एंड पुनर्वसु मतलब कैस्टर है, पोल्यूक्स है, ओके, ये सारे जो है, प्रोसिऑन है, ये सारी जो चीजें हैं, ये पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आगे हम और एक रेफरेंस देने वाले हैं, द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द नाइट स्काई। तो उसमें आपको ये सारे नाम फिर से दिखने लगेंगे, जहाँ पे वो नक्षत्र के सेंस में नहीं आएंगे, स्टार्स के सेंस में आएंगे। बट नक्षत्र में भी स्टार जरूरी होता है, क्योंकि वो योग तारा होता है जो उस पर्टिकुलर नक्षत्र को डिनोट करता है एज अ प्रोमिनेंट स्टार। जैसे यहाँ पे मैंने 27 की लिस्टिंग की है। बट गुजर, हाँ पूछो भाई, गुरुवेश पूछो, सवाल पूछो, पूछो जल्दी पूछो, फटाफट टाइप करो। तब तक मैं मेरा स्टोरी बोल देता हूँ। मैं 28वें नक्षत्र की यानी अभिजीत की जो बात कर रहा हूँ, ये लायरा स्वरमंडल कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा है। तो अभिजीत जो है वो ब्राइट तारा है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन। बिल्कुल नहीं, ये जो आपकी नौटंकी है ना, वो आपके पास रखो। माइक ऑन करके कोई नहीं बात करे, लिखने की आदत डालो, नहीं तो क्लास में आने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं उसमें जाऊंगा नहीं देखने की, अभी मैं बताते रहूँ। ओके, आप लोग ना अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, छोटे बड़े जो भी हो, जैसे भी। तो हम बात कर रहे थे आर्द्रा पुनर्वसु की, अभी हम पुष्य नक्षत्र की बात करें। वी क्रॉस दी मेष, वृषभ, मृग, मिथुन यानी जेमिनी, और अभी हम कर्क राशि में आ रहे हैं। कर्क मतलब कैंसर। कैंसर में एक क्लस्टर है जो पुष्य नक्षत्र है, मतलब बिहाइव क्लस्टर। इसका नंबर है मेसियर ऑफ द 44। काफी बड़ा सा ये एक ओपन क्लस्टर है, जो खुले आसमान में स्काई कंडीशंस बहुत अच्छी हो तो आपको दिख सकता है। बट नॉर्मली हम लोग को आसमान की कंडीशन मुंबई और सबर्ब्स में बहुत अच्छी नहीं होती है। तो उसके वजह से हमको ये स्टार, ये जो ओपन क्लस्टर है पुष्य नक्षत्र का, M44 बिहाइव क्लस्टर जिसको बोलते हैं, वो नहीं दिख पाता है। बट आप कहीं अपने गांव वगैरह चले जाओगे तो आपको वो आराम से दिखेगा। जैसे अभी हम इसकी बात कर रहे थे गुरुवेश की, बड़गुजर, तो आप जब अपने गांव चले जाओगे तो वहां पे आपको जरूर दिखेगा, क्योंकि वहां पे मुंबई जितना इल्यूमिनेशन नहीं होगा शायद, और पोल्यूशन भी नहीं। Why they are writing Hindi this constellation? ये तो बढ़िया है। Why they are writing Hindi this constellation? गुरुवेश भाई, ये हिंदी में नहीं, ये मराठी में है। मराठी किताब का मैंने फोटो लिया और यहाँ पे चिपका दिया, ताकि मेरा काम बचे लिखने का। तो इसके लिए यहाँ पे मराठी वाले ही है, ये मराठी भी है और हिंदी भी है। बट इसी को इंग्लिश में लिखना है तो अश्विनी को मैं लिखूंगा HAMAL। हमाल मतलब क्या है, बेसिकली ये तारा है जो अल्फा एरिटिस। ओके, बट ठीक है, आपका सवाल गलत नहीं है, आपकी उम्र के हिसाब से ये सवाल चलेगा। तो अभी हम चलते हैं आगे। वी हैव रीच्ड अप टू द पुष्य। अभी मैं ही कुछ बोल रहा था और उसी चीज को मैं अभी एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला हूँ थोड़ा बहुत। और वो चीज है कि मैंने बोला कि तकरीबन तकरीबन एक राशि में आपको नक्षत्र इस नहीं सॉरी, नक्षत्र आपको एक राशि में दो दो ढाई ढाई मिलेंगे। तो ढाई तो नहीं लिख सकते ना, तो दो तो मिलने चाहिए। जबकि यहाँ हमने चार्ट में आप देखोगे तो कर्क में पुष्य M44 देखा, और इमीडिएटली हमने चेंज ओवर किया, वी वेंट इनटू द वासुकी। वासुकी क्या है, ये बहुत बड़ा वही सांप है, हाइड्रा।
जिसको समुद्र मंथन के लिए यूज किया गया। और ये समुद्र मंथन वाला जो वासुकी हाइड्रा वाला है, इसका ये जो अश्लेषा, ये ये एक नक्षत्र है जो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन के अंदर आता है। तो ये अश्लेषा पुष्य के बाद आता है, एंड देन वी एंटर इनटू द लियो कॉन्स्टिलेशन। जो कोई बच्चे ने बोला अभी कि मैंने लियो कॉन्स्टिलेशन देखा, शायद प्रद्युम्न ने बोला, तो प्रद्युम्न लियो में दो की जगह तीन आ गए। कौन तीन आ गए? मघा आया, ओके, मतलब माघ महिन्यातला तारा। ओके, ये माघ महीने वाला क्या फंडा है, मार्गशीर्ष क्या फंडा है, ये सब चीज क्या है। तो जिस महीने की पूर्णमासी का चंद्रमा उगते वक्त, मतलब राइज होते वक्त ईस्ट से, पूरब दिशा से, उस पर्टिकुलर तारे के या कॉन्स्टिलेशन, सॉरी, नक्षत्र के पास होता है, तो वो महीना या नक्षत्र उस टाइम पे होता है। इस तरीके से हम चलते हैं। तो मतलब अगर हम बोल रहे मार्गशीर्ष महीना, तो मार्गशीर्ष महीने की पूर्णमासी की रात को ये मृग के शीर्ष में चंद्रमा का राइज होगा, जब वो इससे निकल रहा है। तो इस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे मघा, मतलब वही आपका लीवो कॉन्स्टिलेशन का इंपॉर्टेंट तारा। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये उसके पीछे वाले हिस्सों के बेसिकली तारे। आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा, जैसे लीवो क्रॉस कर दिया हमने, 13 नंबर का जो नक्षत्र है वो हस्त है। हस्त नक्षत्र, वो बेसिकली वहां पे चार तारे, कॉर्वस, कॉर्वस का हस्त मतलब अलग है, कॉर्वस का मतलब जो इंग्लिश है उसका मतलब अलग। कॉर्वस वहां पे अलग चीज है, मतलब क्या है, मेरे ख्याल से वो कोई कौवा है या इस तरीके का कुछ। ओके, और ये जो हस्त नक्षत्र है, ये बृहस्पति का या ब्रह्मा जी का हाथ है। इस तरीके से वहां पे चार तारे आपको दिखते हैं। नीचे है 14 नंबर पे चित्रा। चित्रा मतलब योग तारा है, स्पाइका। ये स्पाइका आपको लाइन में दिखेगा जब आप सप्तर्षि देखते हो। तो सप्तर्षि की जो डंडी निकलती है, वो स्वाति से होते हुए चित्रा तक पहुंच जाती है और एक आर्क फॉर्म करती है। ये वो चित्रा है जो कन्या राशि में आता है। उसी के बगल में इमीडिएटली कन्या के बगल में आपको स्वाति, जो बहुत ही प्रोमिनेंट तारा है, जो भूतप यानी भूटस कॉन्स्टिलेशन, काइट, पतंग जैसे शेप का एक कॉन्स्टिलेशन है, जिसको क्वाड्रेंट भी बोला जाता है। तो क्वाड्रेंटिलिस नाम का एक आपका मिटियोर शॉवर भी यहाँ से होता है। फिर स्वाति के बाद है विशाखा, ये तूड़, ओके, लिब्रा कॉन्स्टिलेशन में आता है। फिर उसके नीचे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन है वृश्चिक। यहाँ के सारे तारे बहुत ही अच्छे से दिखते हैं, और उनमें शुरुआत होती है अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल। ज्येष्ठा जो है एंटेरस, वो काफी बड़ा तारा है। मैं मेरे बहुत सारे लेक्चर्स में एज अ कंपैरिजन ऑफ द स्टार साइजेस के लिए ज्येष्ठा हमेशा दिखाता हूँ। अनुराधा उसके ऊपर का हिस्सा, मतलब बिच्छू के ऊपर के जो पंजे वगैरह होते हैं, उसके लिए उसके जो तारे हैं वो अनुराधा नक्षत्र में आते हैं। और मूल जो है, वो जो बिच्छू का डंक है, उसमें आता है। इमीडिएटली नीचे जाएंगे तो सैगिट्रियस मतलब धनु राशि, उसमें आपको मिलेंगे पूर्वा आषाढ़ एंड उत्तरा आषाढ़। और उसके नीचे जाएंगे तो अकीला। अकीला कॉन्स्टिलेशन में एक इंपॉर्टेंट तारा है, अल्टेन, श्रवण बाल की स्टोरी से जुड़ा हुआ है। और जो अपने माँ बाबा को तीर्थ यात्रा पे लेके जाता, तो वहां पे बाकायदा आपको अल्शेन। सर कैन यू प्लीज रिपीट विच इज द बिगेस्ट स्टार, सर? बिगेस्ट स्टार कंपैरेटिव स्केल पे हम हमेशा बोलते हैं, वो बिगेस्ट स्टार कौन सा है, वो हम आगे जब एक स्लाइड लेंगे तो पूर्वा देखेंगे। अभी सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ मैं बोल रहा था कि जेस्टा जो है काफी बड़ा है। उसी तरीके से हम बात करें बिटलग्यूस की, तो बिटलग्यूस काफी बड़ा तारा है। इन दोनों को मैं, मेरी वो स्लाइड होती है ना कंपेरिजन वाली, उसमें आपको हमेशा बताता हूँ, जो मेरा लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें आपको ये देखना होगा। तो हम बात कर रहे थे पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, जो धनु राशि के तारे हैं। फिर हम गरुड़ में चलेंगे, दैट इज अकीला कॉन्स्टिलेशन, बट नक्षत्र है श्रवण। ये श्रवण बाण वाला है, अल्टेर है, 1.5 टाइम्स दी डायमीटर ऑफ सन है, बहुत फास्ट, 6-8 घंटे में अपना चक्कर काटता है, तो वो चपटा हो गया तारा। तो वो श्रवण तारा है, वो अच्छे से दिखता भी है। इट इज पार्ट ऑफ वेरी वेल नोन, क्या बोलते हैं उसको, आसमान में जो एक ट्रायंगल दिखता है, समर ट्रायंगल, उसका हिस्सा है। नीचे धनिष्ठा है, डेल्फिनस, फिर कुंभ है, शततारका। ये हमने कॉन्स्टिलेशन सारी पढ़ी है। कुंभ पढ़ा है, महाश्व मतलब पेगासस, उसमें
जो पेगासस है उसके ऊपर के जो दो स्टार्स है वो पूर्वा भाद्रपदा है, नीचे के जो है वो उत्तरा भाद्रपदा। और रेवती हमने पढ़ा हुआ है मीन, इसके ऊपर काफी चर्चा भी की थी। तो ये है आपके नक्षत्र, 27 नक्षत्र जो आपको याद रखने हैं। आप नहीं याद रखते हो इसका मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अभी हम जाएंगे 88 कॉन्स्टिलेशन जो है उसमें सबसे छोटे कॉन्स्टिलेशन कौन से हैं। और कोई मुझे बताएगा कि मैंने यहाँ अगर त्रिशंकु लिखा है, फिर मैंने उसको इंग्लिश में क्रक्स लिखा है, और राइट में मैंने 68.45 लिखा है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट 68.45? देखो जरा चैट बॉक्स में। आसमान के एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप सबको ये बताना है कि यहाँ मैं कौन से यूनिट की बात कर रहा हूँ। त्रिशंकु आसमान का सबसे छोटा कॉन्स्टिलेशन है क्योंकि वो सबसे कम एरिया कवर करता है। कितना एरिया कवर करता है? तो 68.45 वॉट। कोई तो लिखो भाई, आवाज आ रही कि नहीं वो तो लिखो, यस नो। आवाज आ रही है क्या ठीक से? यस, ओके, ये बराबर लिखो। अभी मैं बात कर रहा था, ओह माय गॉड प्रद्युम्न, ये ओके ठीक है। श्लोक, ये मैं जो यूनिट बोल रहा हूँ कौन सा यूनिट है भाई? इट इज स्क्वायर डिग्री। वेरी ओके। तो ये स्क्वायर डिग्री, डिग्री कैसे होगा? स्क्वायर डिग्री होगा ना, एरिया में हमने हमेशा लंबाई चौड़ाई लेंगे ना, तो लंबाई डिग्री में चौड़ाई डिग्री में है तो डिग्री डिग्री, ओके, तो स्क्वायर डिग्री हो जाएगा। तो ये त्रिशंकु क्रक्स 68.45 डिग्री का कवरेज देता है आसमान का। अश्वमुख इक्विलस, ये इंग्लिश और मराठी हिंदी नाम आपको याद रखने होंगे इसलिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 71.64 है। शर मतलब सैगिटा, एक बाण है आसमान में, उस तकरीबन 80 डिग्रीज है। कर 80 स्क्वायर डिग्रीज है। कर्कटक यानी सिरसिन, हमारे कंपोज बॉक्स में होता है ना कर्कटक, उसकी बात कर रहे हैं, तकरीबन 93.35। ढाल यानी स्पूटम, ये हमने नहीं पढ़ा है। सिरसिनस भी नहीं पढ़ा, सगीटा भी नहीं पढ़ा है, इक्विलस भी नहीं पढ़ा, क्रक्स भी नहीं पढ़ा, बट क्रक्स पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दक्षिण त्रिकोण भी नहीं पढ़ा, सीलम भी नहीं पढ़ा, दक्षिण मुकुट भी नहीं पढ़ा, वायुभक्ष भी नहीं पढ़ा, उत्तर त्रिकोण हमने पढ़ा है ट्रायंगुलम एरिस के ऊपर का। तो यहाँ जो दो तीन हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत प्रोमिनेंट है और छोटे हैं, जबकि बहुत सारे नहीं दिखने वाले हैं, बट वो इस पर्टिकुलर चीज का हिस्सा है। तो सपोज मैं अगली एग्जाम में आपको पूछूं कि आप मुझे सबसे छोटे तारका समूह यानी कॉन्स्टिलेशन के ऊपर 5 सेंटेंस बताइए, तो आपको वो बताना आना चाहिए। इसलिए ये सब स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूँ, आपको ये रिवीजन के तौर पे यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाए। अभी हम आगे चले। जैसे हमने छोटे कॉन्स्टिलेशन पढ़े तो हम बड़े कॉन्स्टिलेशन में आ गए। हम यहाँ पे बोल रहे हैं वासुकी यानी हाइड्रा, कन्या यानी भर्गो, सप्तर्षि यानी अर्सा मेजर, तिमिंगल यानी सेटस, जो पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। शौरी, हरक्यूलस, यमुना, इरिडेनियस, महाश्व पेगासस, कालेय यानी ड्रैको, नरतुरंग सेंटोरस जिसमें मित्र 4.36 लाइट ईयर वाला है, और कुंभ यानी एक्वेरियस। ये 10 सबसे बड़े कॉन्स्टिलेशन हैं। आप इनमें से किसको देखते हो आसमान में हमेशा? सप्तर्षि दिखता है अच्छे से, कन्या दिखता है, महाश्व पेगासस बहुत अच्छे से दिखता है, सेंटोरस भी बहुत अच्छे से दिखता है। बाकी बाकी चीजों का थोड़ा प्रॉब्लम है। हाइड्रा दिखता है पर इतना लंबा है कि वो समझने में थोड़ा मुश्किल आ जाती है। तो 1302.84 स्क्वायर डिग्री चौरस अंश, इसके हिसाब से ये आपको लिस्टिंग दिखाई दी। आप इसको बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। लेट्स गो फर्दर। अभी हम पहले बात करेंगे तेजस्वी तारा, ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द नाइट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ सिक्वेंशियली जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। व्याध यानी सीरियस, कॉनोपस, मित्र, रिगिल सेंटोरस, स्वाति, अर्चुरस, अभिजीत वेगा, ब्रह्महृदय कैपेला, राइगेल, प्रोसियोन, प्रश्वा मतलब, काक्षी, बेटलग्यूस, अचरनर, हडर, अल्टेर, अक्रक्स, अल्देब्रान, एंटारस। अभी यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सवाल, कि जैसे पूर्वा ने एक सवाल पूछा था, सर कैन यू प्लीज रिपीट विच इज द बिगेस्ट? अभी आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे देख के इस स्लाइड में
आपको क्या लग रहा है कौन सा बड़ा तारा है दिखाई देने वाले तारों में? यहाँ जो लिखा है ये टर्मिनोलॉजी बड़े के लिए है कि कुछ और चीज के लिए? कुछ और चीज के लिए, एंड दैट इज द ब्राइटनेस। ब्राइट, सीरियस, बेटलगियस। नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ी जल्दबाजी कर दी आप। रुको रुको, शांति रखो, पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ ब्राइटनेस की बात, ब्राइटनेस इज ऑब्वियसली जितना बड़ा एरिया होगा वहां से जितनी लाइट निकालेगा वो उतनी हम तक पहुंचेगी, पर वो तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है ना। ब्राइटनेस तो टेम्परेचर पे भी है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, साइज भी मैटर करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैटर करती है, दूरी। तो यहाँ पे दृश्यप्रत मतलब विजिबल मैग्नीट्यूड, विजिबल मैग्नीट्यूड के हिसाब से आप जा रहे हो तो देख रहे हो कि व्यास सबसे ज्यादा ब्राइट हमको रात को दिखता है। पर दूरी देखो, तकरीबन 9 लाइट ईयर पे है। जबकि आप अगस्ती को देखोगे तो 300 के आसपास लाइट ईयर पे है, राजन्य को देखोगे तो 770 लाइट ईयर्स के आसपास है। और जब आप निरपेक्ष मतलब डिस्टेंस को एक जगह पे लेके गए और फिर हमने इनको ढूंढना चालू कर दिया, तो अभी देखो सबसे ज्यादा ब्राइट कौन है? तो सबसे ज्यादा है राजन्य। तो ये फिर से बात हो गई ब्राइटनेस। साइज की बात हुई क्या? साइज की बात बिल्कुल नहीं हुई। साइज की बात का यहाँ से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे जैसे आपने बोला कि बिटलग्यूस, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि एंटेरस काफी बड़ा हो गया, तो वो इसलिए बड़े हो गए क्योंकि वो मरने की कतार पे पहुंचे। हर गैलेक्सी में 400 साल में एक ना एक तो सुपरनोवा होता ही है। ऐसा सुपरनोवा रिसेंटली हमारे यहाँ जो एक्सपेक्टेड है वो शायद हो सकता है ईटा करीनी। ये ईटा करीनी मतलब करीना कॉन्स्टिलेशन का एक ईटा है। So stars does not necessarily depend on its size. नहीं, एक मिनट, सॉरी, मैं को पढ़ने नहीं मिला। स्टार सर स्टार्स डज नॉट नेसेसरली डिपेंड ऑन इट्स साइज, डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। वाह, यही तो मैं बताया। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू। तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि यहाँ पे जो आपको दे रहे हैं ये ब्राइटनेस रिलेटेड चीज है। साइज की बात करें तो बहुत सारे हैं। मतलब वी वाई कैनिस मेजर भी है कहें उसमें एलिमेंट। तो इनमें से हम चाह रहे थे कि कभी ना कभी हम मरने के पहले आने वाले एक 10 20 30 सालों में एक सुपरनोवा हमको देखने मिले। बट ऐसा हो नहीं रहा है, सुपरनोवा देखने नहीं मिल रहा है, कोरोना देखने मिल रहा है, और कोरोना जा ही नहीं रहा है, जिसमें हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते मास्क पहन के घर पे बैठने के अलावा। नाउ नियर बाय स्टार, ये बहुत जरूरी है। उस दिन पिकड़े सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया था प्रोक्सिमा सेंटारी वाला। ये तीनों साथ में है, बट एक 4.2528 लाइट ईयर्स पे है और बहुत छोटा है, और बाकी 4.36। एक बर्नार्ड सा तारा बहुत फेमस है, भुजंगधारी, ऑफिकस कॉन्स्टिलेशन, जो नियरिंग हिस्सा है सरपेंस कॉन्स्टिलेशन का। तो ये भुजंगधारी में बर्नार्ड स्टार, वुल्फ 359 सी हो यानी लियो कॉन्स्टिलेशन में, लालांडे 21185 सप्तर्षि में है। सीरियस ए भी काफी करीब है, वो बृहद के है 8.65। एंड यूवी सेटी, सेटी मतलब सेटस तिमिंगल, वो तकरीबन 8 8 लाइट ईयर्स पे है, 8.5। और रॉस 154 एंड 258 इसमें नहीं है। ये मीटियोर शॉवर है। तो इसको देखने के बाद अभी समझ में आ जाएगा कि हमने रिसेंटली एक मीटियोर शॉवर मिस किया। कौन बताएगा जल्दी कौन सा मीटियोर शॉवर हमने मिस किया? आप लोगों ने देखा नहीं, मैं थोड़ा बिजी था एक्टिविटी में कुछ और, तो आपको रिमाइंडर नहीं डाल पाया। विच इज दैट मीटियोर शॉवर विच इज मेंशन्ड हियर, प्लीज पुट इन चैट बॉक्स जल्दी। दिसंबर। और सीरीज कहाँ से आया? ये तो जुलाई वाला है पर सीरीज। कौन लिखा पर सीरीज? कौन है क्वेरी? अप्रैल 21 से मई 12, ओके। अभी है ना सर्वोच्च दिन, 5 6 में बाकी है। अविरत 5 6 में बाकी है। श्लोक पर्सिडीज क्या देख सोच के बोला, पर्सिडीज ने देख जरा कुछ भी। वो तो अगस्त की बात हो रही है, अभी की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब जो चार्ट में है वो भी नहीं पढ़ते आप लोग। आपके सामने है ना स्क्रीन पे, थोड़ा उसको बड़ा करो और पढ़ो, दिखेगा आपको कुछ तो हमने, ओ सॉरी, ओ सॉरी, दिखेगा आपको। अरे पिछले सर क्या जेमिनिट्स लिख रहे हैं आप? जेमिनिट्स किधर है? दिसंबर वाला है तो आप जरा ठीक से पढ़ो सब लोग। देखो देखो क्या लिखा,
सबको लाइरिट्स नहीं दिख रहा है क्या? लाइरिट्स लिखा है ना, अप्रैल 16 से 25, और 20-21 को हमको देखना था, मैं उस दिन बात भी किया आप लोगों से। तो एनीवेज, आप शायद पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ देख रहे हैं, तो उस हिसाब से भी एक्वेरिडिस इज द राइट आंसर। बट वो 5-6 को उसका पीक होगा। ये 20 वगैरह जो है ये बहुत कम है। बट जैसे सर ने एक आंकड़ा बताया जेमिनिट्स वाला, जेमिनिट्स इज वंडरफुल, क्योंकि दिसंबर का महीना होता है, और 80 वगैरह जो नंबर है वो 80 नहीं होता तो भी 50, 45, 40 तो होता है, और 40 मीटियोर्स पर आवर इज क्वाइट अ बिग नंबर। तो उस हिसाब से इंटरेस्टिंग हमेशा ही बात करें तो जेमिनाइट्स होता ही होता है इंटरेस्टिंग। ओके, अभी पर्सिडीज की जहां तक बात है, मैंने खुद ज्यादा देखा नहीं है, क्योंकि बारिश वाला मौसम है, तो इंडिया के बाहर जाकर के देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने अभी लाइरिट्स मिस किया है, और आपको आगे जाके अगर एक्वेरिडिस देखना है तो आप अभी से तैयारी कर लो। ओके, लेट्स गो फर्दर। महत्वाचे रूप विकारी तारे मतलब वेरिएबल्स। ओके, तो इसमें बीटा परसियस मतलब अलगोल है, ये आती वाला। लैम्डा है इसका, टॉरस का। तो ये सारे नंबर्स आपको यहाँ में हो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए रख रहा हूँ। इसमें 12 नंबर का तारा आप देखेंगे तो ओमिक्रॉन मतलब, ओमिक्रॉन सेटी मतलब तिमिंगल का ओमिक्रॉन नाम का तारा है। ओमिक्रॉन सेटी बहुत सुंदर तारा है, तो उसको मायरा यानी मीरा बोला जाता है। मायरा मीन्स लैटिन में होता है ब्यूटीफुल, तो वो यहाँ पे लिखा है। जब हम लोग अभी तिमिंगल कॉन्स्टिलेशन देखेंगे तो उसकी जानकारी हम बटोरेंगे। ये ये मैं आपका हमेशा लेता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग जाने वाले हैं। एंड्रोमेडा देवयानी कॉन्स्टिलेशन में हमने M31 देखा, M32 देखा, M110 देखा। इस तरीके से सिक्वेंशियली हमने कुछ चीजें देखी। अभी उसमें से बहुत सारी चीजें यहाँ की हमने पढ़ी नहीं है, तो हम चलेंगे थोड़ा आगे। यहाँ का भी हमने नहीं पढ़ा, पर पाइसेस वगैरह पढ़ा है, तो उसमें M74 हम लोगों ने देखा था, अम्बर हॉट जैसे गैलेक्सी वाली। अन बाकी चीजें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे जैसे हम लोग क्लासेस कवर करेंगे। ग्रीक अल्फाबेट्स आपके हो चुके हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम इसमें गुजारना है तो आप देख सकते हैं। अभी मैं आता हूँ, ये है रेफरेंस लिस्ट किसके लिए। आज का जो मटेरियल मैंने आपको दिखाया वो जिस किताब से लिया उस किताब की रेफरेंस लिस्ट है, और उसमें इम्पोर्टेंट बुक्स है। खगोल परिचय बाय खगोल मंडल, आकाशाशी जडले नाते बाय डॉक्टर जयंत नाड़ीकर, हैंडबुक ऑफ हेवंस बाय डॉक्टर प्राध्यापक मोहन आप्टे। और इसमें जो भी बहुत सारी फॉरेन की किताबें हैं उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। मैं पढ़ता हूँ मेरी थेरोटिकल जानकारी के लिए वो बताता हूँ, बट फिर भी एक एक्सप्लेनेशन मैं रिपीट करना चाहूंगा। इसमें मैं आता हूँ थोड़ी देर में। रेफरेंस लिस्ट चल रही है, तो ये अभी अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैंने तो कुछ टाइप भी नहीं किया, मेरे पास समय नहीं था। एक किताब लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट, तारांगण। अभी आपको नोटबुक लेके लिखना है फटाफट, मैं या फिर आप बाद में उसको मेरा ये वीडियो देखिए। तारांगण नाम की एक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब, क्योंकि मैंने ही भी इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, इतना इस्तेमाल किया कि मेरे पास इसकी 2 कॉपीज है। एक मेरी जर्नी के लिए जब मैं घूमता रहता हूँ इधर इंस्पेक्शन लेक्चर्स के लिए वगैरह, और एक मेरे घर पे रखने के लिए। तो ये तारांगण किताब लिखी है प्रदीप नायक सर ने, खगोल प्रकाशन करके, खगोल मंडल मुंबई सायंस में साधना विद्यालय में इनके लेक्चर्स वगैरह होते हैं। दे आर द पायोनियर। तो वांगणी की जो साइट है ये इन लोग की है, इन्होंने डेवलप की है। तो उनके एक जो प्रमुख व्यक्ति है इस ग्रुप के वो डॉक्टर प्रदीप नायक सर थे। तो उनकी ये किताब है तारांगण, जिसका इंग्लिश संस्करण भी है। उसका नाम है तारांगण, a comprehensive information of 88 constellations इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो ये किताब भी आप खरीद के इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर ऑब्जर्वेशन एंड सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन थेरेटिकल एस्पेक्ट्स। तो ये स्पेशली मैं चालू किया है टॉपिक पिकड़े सर के लिए, क्योंकि उनको इसमें इंटरेस्ट। दूसरी भी प्रदीप नायक जी की ही किताब है जो मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, और वो है मराठी में खगोल परिचय। आई थिंक उनका इंग्लिश वर्जन है अमेच्योर एस्ट्रोनॉमी, ऐसा कुछ उनका किताब का नाम है। अभी मुझे आज ढूंढा तो नहीं मिला, मतलब मैंने शायद कहीं गुम कर दिया।
तो मराठी में है खगोल परिचय, सेम खगोल प्रकाशन बाय रिटन बाय प्रदीप नायक जी. ओके. नेक्स्ट किताब है विश्वात आपण एकटेच आहोत काय. ये थोड़ा एलियन ओक्समा मतलब सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ये प्रोजेक्ट के ऊपर मोहन आपटे जी की बढ़िया सी किताब है मराठी में, विश्वात आपण एकटेच आहोत काय. ओके. द नेक्स्ट बुक इज अंतराळ आणि विज्ञान बाय डॉक्टर जयंत नारळीकर. अंतराळ आणि विज्ञान बाय डॉक्टर जयंत नारळी. देन HBCSC होमी बाबा साइंस एजुकेशन जो है, होमी बाबा विज्ञान शिक्षण केंद्र, उसके डॉक्टर आनंद हिसास करके है, सीनियर थे मेरे बट फिर भी मेरे अच्छे दोस्त थे. तो उनकी किताब है अपले विश्व. अपले विश्व इज अ बुक बाय डॉक्टर आनंद हिसास. वेरी इंटरेस्टिंग, बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें 101 कुछ फैक्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं या 25-50 कुछ. देन जिनको थोड़ा ज्यादा मराठी में एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है उनके लिए कृष्ण विवर अद्भुत खगोलीय चमत्कार, मोहन आपटे जी की ही किताब है. ये कुछ बेसिक किताबें लिखने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग थे. कृष्ण विवर करके उनकी किताब बहुत अच्छी है, मैं भी बहुत बार पढ़ी है. एक बहुत अच्छी किताब है विश्व वेद विश्वाचा मानवी शौर्याचा. आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरे जो थोड़े बहुत लेक्चर्स हैं या आपको जो रॉबर्ट गोडार्ड वगैरह वाला सवाल मैंने पूछा था शायद प्रद्युम्न, वो यहाँ से आया. तो वेद विश्वाचा मानवी शौर्याचा ये किताब लिखी है प्राध्यापक प. रा अर्डे. वेद विश्वाचा मानवी शौर्याचा ये किताब का नाम है. नेक्स्ट एक हाल ही में जिनकी डेथ हुई, हाल ही मतलब काफी एक शायद मेरे ख्याल से 1 साल वगैरह हुआ होगा, प्राचार्य सुधाकर त्रिम्बक बुगदाणे. ये लोणार जो लेक है वहां के व्यक्ति थे, सर थे, जिन्होंने पूरे दुनिया को लोणार लेक दिखाया. तो ये लोणार दर्शन नाम की उनकी किताब है, प्राचार्य सुधाकर त्र्यंबक बुगदान. तो लोणार दर्शन वाली किताब आपको मिल जाएगी. दूसरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन के लिए एक छोटा सा हैंडबुक जैसा गाइड है, चला करूया आकाश दर्शन. दिस बुक इज रिटन बाय डॉक्टर अरविंद फरांसे जो नेहरू प्लानिटरियम के हेड है या थे. मैं उनको आयुका में या GMRT में कहीं तो मिला. एक बहुत अच्छी किताब है मोहन आपटे सर और पराग महाजनी की, खगोलीय शिवकाल. इसमें उन्होंने शिवाजी महाराज के कुछ जीवन के अच्छे इंसिडेंट को कनेक्ट करने की कोशिश की है आसमान के कॉन्स्टिलेशन और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज के प्रेजेंस के साथ. थोड़ा इंटरेस्टिंग है, नथिंग रॉन्ग इन गोइंग सम लिटिल ऑफ बिट वे. अब ये और बहुत सारी किताबें 2-4 पढ़ लेता हूँ. फिर आपली सूर्यमाला के लिए आपली सूर्यमाला नाम का एक किताब है बच्चों के लिए, आनंद हिसास सर की. फिर और एक है दुर्बिणी आणि वेधशाळा, ये भी आनंद हिसास सर का ही किताब है. और एक बड़ा किताब है यहाँ पे आकाशाशी दडले ना, दैट इज डॉक्टर जयंत विष्णु नारायणकर. और भी कुछ है आर्यभट्टीय मोहन आपटे सर. फिर बाल फोंडके करके है डॉक्टर बाल फोंडके, इनकी काफी छोटी छोटे बच्चों के लिए पशु पक्षी खगोल ऐसी बहुत सारी किताबें हैं. ये सब मेरे घर पे पड़ा हुआ है, एक आध 2 बार मैंने भी पढ़ ली है, आजकल वक्त नहीं मिलता. तो ये सब आपके लिए था ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डॉक्टर पिकड़े सर. अभी इसके अलावा मेरे पास आज प्रेजेंट करने के लिए कुछ होगा तो मैं आपके लिए बोल देता हूँ. एक्चुअली जस्ट गिव मी सेकंड, मैं किताबें उठा रहा था. आज का लास्ट टॉपिक है कि भाई इस तरीके से अगर हम पढ़ना चालू कर दे तो हमारी मिल्की ये जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इसके अंदर कुछ खास ऐसे स्पेशलिस्ट है क्या कि जिनकी वजह से जिनको हम लोग रिकॉर्ड होल्डर बोल सकते हैं. तो सर्वात मोठा ताप, अभी ये सवाल पूछा गया था पूर्वा की तरफ. ओके. तो पूर्वा ने जो पूछा था उस आकाराने सर्वात मोठा तारा पुरुष पर्वा तारका समूहातील गार्नेट तारा या नावाने ओळखला जाणारा म्यू हा तारा बहुधा सर्वात मोठा असा. अप्रॉक्सीमेटली 5-5.5 हजार लाइट ईयर्स के दूरी पे है. और इस सुपर जायंट का डायमीटर है 1.6
बिलियन किलोमीटर। अभी आप सोचिए कि हम पृथ्वी की बात करें तो 12-12.5 हजार किलोमीटर, सूरज की बात कर रहे तो 13-14 लाख किलोमीटर। इस तरीके से जब हम आगे आगे जा रहे हैं तो अभी लाख से हम लोग करोड़ और करोड़ से हम लोग अरब में चले गए। मतलब 160 करोड़ किलोमीटर इसका डायमीटर हो सकता है। नाम है गार्नेट स्टार, क्योंकि गार्नेट कलर का बन गया है ये ऑलमोस्ट। और म्यू सेफेई, वृषपर्वा मतलब सेफियस, तो म्यू सेफी बोलते हैं उसको। ये सबसे बड़ा तारा है। अभी ये इंफॉर्मेशन जिस किताब से मैं उठा रहा हूँ जिसका नाम है तारांगण, पब्लिकेशन होगा अप्रोक्सीमेटली 98 वगैरह का, तो नहीं मुझे डेट भी नहीं दिख रही यहाँ पे। हाँ 2008 का है। तो अभी उसको हो गए 12 साल। तो इतनी सारी हैपनिंग होती रहती है कि लेक्चर के पीछे उद्देश्य ये है कि जो मैं बोलता हूँ वो आपने सुन लिया, फिर इच्छा हुई तो रिकॉर्ड यूट्यूब पे देख लिया, और फिर जो सवाल आपके दिमाग में आए उसको इंटरनेट पे ढूंढ के आपने वो सही है कि गलत है उसको क्रॉस चेक। ओके, ये आपके लिए एक पर्सनल होम असाइनमेंट है जो आप करते हो कि नहीं मुझे नहीं। यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड होल्डर लिखा गया कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका। तो बोला कि भाई NGC 2240, ये जो प्लानिटरी निब्यूला है इसके सेंटर में एक स्टार है जिसके सरफेस का टेम्परेचर तकरीबन 2,50,000 डिग्री केल्विन है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के फॉर्म में लाइट भेजता है, और ये बेसिकली व्हाइट ड्वार्फ है। अभी व्हाइट ड्वार्फ क्या है ये मैं पहले बता चुका हूँ। सबसे कम टेम्परेचर वाला कौन है, तो ग्लीसा 105c, ये मैं तब पढ़ा था। कभी बहुत सारी बार मैंने इसका जवाब भी दिया है जब मैं कोई ऐसे ऑब्जर्वेशन वगैरह लेने जाता हूँ। तकरीबन टेम्परेचर है 2600 डिग्री केल्विन। हमको सबसे करीब तारा कौन है वो हमको पता हो गया है। हाँ, सबसे ब्राइट तारा भी पता है। हाँ, सबसे ज्यादा ब्राइट मतलब जिसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है ये कौन है, तो यहाँ लिखा है कि पिस्टोल करके एक नेब्यूला है, उसके अंदर सूरज से भी 1 करोड़ गुना ब्राइटर तारा एग्जिस्ट करता है। और इसके पहले 97 तक वो इटा करीनी नाम का जो तारा था उसको ये लिखा गया था। और रियली स्पीकिंग ऑल दिस थिंग्स आर क्वाइट पॉसिबल, कि चेंज होती रहती है जैसे जैसे नए इक्विपमेंट हमको जानकारी देने लगे। अभी अगर हम बात करें कि जो हमारा सेलेस्टियल स्फेयर है जिसको हम देखते हैं और हमको चीजें मूव होती हुई नजर आती है, तो इसमें सबसे ज्यादा रिलेटिव मूवमेंट किसकी ज्यादा है, तो इसमें आता है वो बर्नार्ड स्टार, जो थोड़ी देर पहले हमने भुजंगधारी यानी ऑप्टिकस कॉन्स्टलेशन का सुना। ये तारा जो है हर साल 10.29 सेकेंड्स शिफ्ट होता है अपनी जगह। सबसे बड़ा ग्लोबुलर क्लस्टर कौन सा है, तो ओमेगा सेंटोरी करके सेंटोरस कॉन्स्टिलेशन में है। ये नेकेड आई से भी दिखता है। सदर्न कॉन्स्टिलेशन में जब दिसंबर के आसपास वगैरह ये ऊपर होती है तो हमको वो अच्छे से दिखता है। सर सबसे बड़ा हाइड्रा है कॉन्स्टिलेशन, सबसे छोटा क्रक्स है, और सबसे ज्यादा जिसमें मेसियर ऑब्जेक्ट है वो है कॉन्स्टिलेशन धनु यानी सैगिटेरियस। इसमें सबसे ज्यादा मतलब 15 मेसियर ऑब्जेक्ट है। इसके नीचे वाला नंबर आता है कन्या, इसमें 11, और अरुंधति केश यानी कोमा बेरेनिस में 8 मेसियर ऑब्जेक्ट्स है। तो ये सारी चीजें आपको मिल्की वे गैलेक्सी के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा नॉलेज इस तरीके से ही बढ़ता है। पहले हम जानते हैं पृथ्वी के बारे में, फिर हम जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, फिर हम जानते हैं हमारे गैलेक्सी के बारे में, फिर हम जानते हैं पूरी दुनिया यानी यूनिवर्स के बारे में। आपका भी नॉलेज इस तरीके से बढ़ता रहे, यही एक्सपेक्टेशन से ये कोर्स शुरू किया है। बहुत सारे लोग जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी लिया है उनमें सिंसियरिटी टोटली मिसिंग है, और जो लोग सिंसियरली पैसे भर के आ रहे हैं वो काफी सिस्टमेटिकली टाइम टू टाइम आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड प्रेजेंस। आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। आपके फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में पूछिए, नहीं तो आज के लिए टाटा बाय बाय। और मुझे मालूम है आपको थोड़ा वेयर कैन वी बाय द बुक्स, ठीक है सर। अभी तो आप इंतजार करिए थोड़ी दिन क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन मोड में है। आप बेवजह अपने घर पे अननेसरी चीजें मत मंगाइए, नहीं तो ये सारी चीजें आपको
कहीं भी मिल जाएंगी, इंटरनेट पे तो श्योर शॉट मिल जाएंगी। इंटरनेट आपको नहीं पसंद है तो हम मुंबई और थाना में रहने वाले लोग हैं, किसी भी बुक स्टॉल में जाएंगे तो भी आपको मिल जाएंगे। मैंने ये सारी किताबें कहीं ना कहीं एग्जीबिशन में गया था, वहां से खरीदी। और ये जो आनंद गहसास सर की किताबें हैं वो मैंने उनसे जब पर्सनली मिला था तब ली। खगोल मंडल जाता तो खगोल मंडल में भी कुछ बहुत सारी किताबें हैं, उनके ही पब्लिकेशन है। साधना विद्यालय सायन में है, वहां से ली। और मेरे ख्याल से प्लानिटरियम के आसपास कहीं ली हो। तो आप इंतजार करिए, ये किताबें आपका आना नहीं हो रहा, आप बहुत दूर है, नहीं तो मैं ही आपको दे देता एक एक पढ़ने के लिए। बट नाउ इट्स बिट डिफिकल्ट। ओके। तो बाकी तो कुछ डाउट्स आपके नहीं है। कीप स्टडिंग, ये लॉकडाउन का समय वेस्ट मत करिए। और इनसिंसियरिटी तो इस पीरियड में खुद में आने ही मत दीजिए। कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय, चलो, बाय बाय एवरीबॉडी।